आज हमारे साथ चर्चा में हैं लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंचे अनिल यादव, जो प्रदेश महासचिव हैं और संगठन मंत्री हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस तरह अभी 2024 का चुनाव हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना लगभग काफी ऐतिहासिक सीटें यहां पर निकाली है इंडिया गठबंधन ने। तो हमारे साथ आज जो है उपचुनाव को लेकर चर्चा में है अनिल यादव जी, क्योंकि प्रदेश के महासचिव हैं। सवाल शालट के रहेंगे जारी। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। जी, आपका बहुत बहुत आभार। पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ताजा बजट आया है और बजट जो है इंडिया गठबंधन ने इस वक्त जो है पूरा हल्ला गुल्ला किया हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बजट को? देखो, हमारे यहाँ हम लोग इस बजट को बता रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। कुर्सी बचाने के लिए जो है ये बजट लाया गया है। जिस तरीके से बिहार के नौजवानों का, किसानों की एक लंबी मांग रही है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बल्कि उन्हें कुछ जो है बजट उनके लिए इशू कर दिया गया। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के लिए हुआ। लेकिन इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बजट को हम ऐसे देखते हैं कि ये सिर्फ जो है कुर्सी बचाने के लिए बजट लाया गया है। और जैसे ही महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का ये चुनाव जैसे ही इन राज्यों के पूरे होंगे, वैसे ही सरकार चली जाएगी। तो क्या आपका डायरेक्ट जो निशाना है वो बिहार पर और आंध्र प्रदेश पे ये है कि कुर्सी बचाओ का जो आपने नारा दिया, आपके नेता राहुल गांधी ने भी यही नारा दिया है कि कुर्सी बचाओ, क्योंकि पूरा का पूरा जो बजट है वो बिहार और आंध्र प्रदेश में जो चला गया लगभग 2500 करोड़ रुपए, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है पूरा बौखलाया हुआ है। किस तरीके से आवाज उठा रहा है, या उत्तर प्रदेश से जिस तरह आपके गठबंधन की तरफ से एक आवाज उठी है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की बहुत बड़ी एक संख्या है, लेकिन किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ दिया है या नहीं? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हमारा कोई जो है बिहार से, आंध्र प्रदेश के लोगों से हमारी कोई नफरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि जनता के हित में काम हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट इसलिए है क्योंकि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना था, वो नहीं हुआ। उसके बदले उन्होंने कुछ दिया है। जबकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है वो नौजवानों के पलायन की है, वहाँ बेरोजगारी है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, पूर्वांचल से, वहाँ बेरोजगारी है। आप लोग तो एनसीआर के करीब हो, दिल्ली के करीब हो, आप दिल्ली जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमारे यहाँ से नौजवान भेड़ बकरी की तरह जो है भर के जो है सूरत कमाने जाता है, दिल्ली जाता है, लुधियाना जाता है। तो जो कोर मुद्दे हैं उस पर इस बजट में कुछ भी नहीं है, न नौजवानों के लिए, न किसानों के लिए, न छोटे व्यापारियों के लिए, उसमें कुछ भी नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए बजट लाया गया है। नीट परीक्षा को लेकर लगातार युवा प्रदर्शन करते नजर आए और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आवाज बुलंद हुई है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो आ गए, लेकिन उसके बाद में अब फिलहाल किस तरीके का आप मान रहे हैं कि क्या कार्रवाई हो पाएगी? जिस तरीके से कुछ बच्चों का ये कहना है कि पूरी परीक्षा दोबारा से होना चाहिए और कुछ का ये कहना है कि जो पास हो गए उनकी तो मौज आ गई है। तो इन सूरत हाल में किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके घर में बच्चे पढ़ते होंगे और बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़े बड़े अरमान से पढ़ाते हैं। उनका बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और ये ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास कोई ये धन्ना सेठ नहीं है, कोई अडानी अंबानी जैसा परिवार नहीं है। बहुत ही मुश्किल के साथ ये अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं। उसके बाद जब जो परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, उसमें ऐसे नौजवानों के सपनों का कत्ल होता है। तो ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार से कोई नौजवान, कोई परीक्षार्थी ये उम्मीद न करे कि ये उनके हक में कुछ सोचेंगे। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ इस बात को उठाता रहा है कि नीट परीक्षा को न सिर्फ रद्द किया जाए, दोबारा से न सिर्फ परीक्षा हो, बल्कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग लगातार संसद में भी चल रही है, मानसून सत्र में, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात यह कि जिस तरह 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, उपचुनाव,
और 13 सीटों के बाद में 10 इंडिया गठबंधन पे गई और एक निर्दलीय पे गई है, तो उससे जिस तरह बद्रीनाथ, पहले अयोध्या, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उन्मादी चरित्र है, जो सांप्रदायिक चरित्र है, वो लोगों के सामने आ गया। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, इनको हर चीज में हिंदू मुसलमान नजर आता है। जनता ये बात जान गई है, इसलिए जो पिछले बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, और आगे भी जो उपचुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। आगे की आपने बात करी है तो मुझे याद आया कि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 10 सीटों पर से इंडिया गठबंधन में से आपको 3 सीटों पर ही संतुष्टि करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात अभी कोई आधिकारिक तौर पे मैं कह नहीं सकता हूँ, ना ही तो मेरे पास इस तरीके की कोई सूचना है कि हमें 3 सीटों पे लड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे मजबूती के साथ इंडिया अलायंस लड़ेगा और 10 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। नहीं, 10 सीटों पर इंडिया अलायंस लड़ेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन देश नहीं, प्रदेश उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, जैसे कि अभी पूर्व में आया है कि 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी, अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर में आपने समाजवादी पार्टी को गठबंधन में चुनाव लड़ा दिया और वो जीत भी गए हैं, लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस का जनाधार मुजफ्फरनगर में कैसे तय होगा? क्योंकि मीरापुर पर जो चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, वे मायने रखता है। मीरापुर सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी मीरापुर सीट की तरफ देख रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देख, क्या मीरापुर सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, कांग्रेस लड़ पाएगी या कांग्रेस के खाते में नहीं आ रही? किस तरीके की चर्चा है? क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं तो आपको सारी चीजों का मालूम होगा, जानना चाहते हैं सभी कार्यकर्ता। देखिए, 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है और हमारी पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ जो है, दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इस पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे और जिन सीटों पे जो पार्टियां मजबूत हैं, जिस पे दावेदारी बनती है, उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जाहिर सी बात है कि 5 सीटें भाजपा की हैं और उनकी सहयोगी पार्टियों को मिला के 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मांग कर रही है और हमारे नेता इस पे बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के बतौर या हर कार्यकर्ता, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के बतौर, हम लोगों की सदिच्छा है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ें और हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कावड़ के दौरान अचानक मुजफ्फरनगर में पहुंचना पड़ गया आपको, क्या आज क्या प्रोग्राम था? मुजफ्फरनगर में कोई मीटिंग थी, किस तरीके का प्रोग्राम था? मुजफ्फरनगर में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से, पूरे प्रदेश में हम जिलावार बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं संगठन में आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। इस वजह अभी ये मेरा दूसरा जिला है, इसके पहले मैंने गौतम बुद्ध नगर की बैठक की, वहां पे भी कार्यकर्ताओं की हम लोगों ने बातचीत सुनी। और जब तक मीटिंग हॉल में जितने भी पदाधिकारी आते हैं, फ्रंटल के लोग आते हैं, जब तक मैं सारे लोगों की बात नहीं सुन लेता हूँ तब तक मैं जाता नहीं। तो मैं सारे लोगों की बात सुन रहा हूँ ताकि प्रदेश का जो संगठन है, जिले का संगठन, वो मजबूती के साथ चलाया जा सके। क्या उपचुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में संगठन में कोई चेंजिंग होने जा रही है? ये फैसला मेरा इकलौता नहीं होता है, इसमें हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी, अध्यक्ष, हम सारे लोग मिलकर फैसला लेंगे। जो संगठन के हित में होगा और जो मुजफ्फरनगर के हित में होगा वो कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में संगठन में चेंजिंग होगी। देखिए, संगठन में बदलाव की जब बात होती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूरा संगठन बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है। संगठन एक तरीके की वॉशिंग मशीन है जो चलता रहता है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं, कुछ नए आते हैं, फिर पुराने निकलते हैं, फिर नए आते हैं। जैसे आप आसमान में चिड़िया उड़ते हुए देखते हैं, वी शेप में चिड़िया उड़ती है, जो उसको कमांड करती है, जो आगे चलती है। जब उसको फील होता है कि अब वो थक गई है तो वो पीछे चली जाती है, एक कोई नया आदमी आ जाता है। तो संगठन तो हमेशा परिवर्तनशील रहता है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव तो हमेशा होता रहता है।
मोड़ने से अमित और हमारे भोकरेली से भी आ रहे हैं नगर अध्यक्ष सुदेश भाई। अजय भाई